हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त CA शमसील आरफीन एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं इस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कोर्स में। और आज ये जो हमारी जर्नी है इनकम टैक्स कोर्स की, ये पहुंच रही है अपने अगले चैप्टर जिसका नाम है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक TDS हमने पढ़ा था GST के कोर्स में। आज हम TDS पढ़ने वाले हैं अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम TDS के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जो भी वीडियोस मेरे चैनल पर आते हैं, अगर आपको लगता है कि उनसे आपकी कुछ नॉलेज इम्प्रूव हो रही है, आपके करियर में कुछ हेल्प हो रही है, मेरी बताई गई बातें आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प कर रही हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और दूसरे लोगों तक भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मुझे भी इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे अभी तक हम बाकी चीज़ें सीखते आए हैं वैसे ही हम TDS भी सीखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और फिर प्रैक्टिकली देखेंगे कि TDS कैसे डिपॉजिट करते हैं, कैसे TDS का रिटर्न फाइल किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और फिर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी पार्ट। TDS के बारे में और ज़्यादा पढ़ने से पहले कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, जैसे पेयर वो होता है जो कोई सम पे कर रहा होता है और इसी को हम डिडक्टर बोलते हैं। यानी कि जो पे करने वाला है वही TDS काटता है, तो जो TDS डिडक्ट करता है उसको बोलते हैं डिडक्टर। और जिसको सम पे हो रहा है, जो रिसीव करने वाला है, उसे बोलते हैं पेई और उसी को बोलते हैं डिडक्टी। जो TDS काटता है डिडक्टर और जिसका TDS काटा जाता है वो होता है डिडक्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। सबसे पहले देखते हैं कि TDS होता क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ TDS वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद एन एम टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। जो TDS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस किया गया था कि जैसे ही किसी के हाथ में कोई इनकम अर्न हो वहीं के वहीं उससे टैक्स ले लिया जाए। फ्रेंड्स, हमें पता है कि साल में एक बार इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है और साल में इनकम टैक्स का पेमेंट भी जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तभी करते हैं, या फिर एडवांस टैक्स के रूप में करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सरकार को पैसा थोड़ा लेट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, कुछ ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाए कि जैसे ही किसी के हाथ में इनकम हो वैसे ही हमें उस इनकम का टैक्स भी मिल जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से TDS को इंट्रोड्यूस किया गया। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, अ पर्सन deductor who is liable to make payment of specified nature to any other person shall deduct TDS and remit the same into the account of the central government। जो डिडक्टर है, जो TDS काटता है, वो TDS काटता है और कहाँ जमा करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है फ्रेंड्स, ये था TDS का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो TDS कौन काटेगा? हमेशा जो पेयर होता है, जो डिडक्टर होता है, वो TDS काटेगा। When he is paying any sum to payee, कब काटेगा? जब वो पेई को, रिसीवर को कोई सम पे करेगा, कोई अमाउंट पे करेगा, तो उसमें से TDS काटेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट TDS का। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो ये है कि सर TDS क्यों काटें? हमें कोई पैसा मिलने वाला है या हम किसी को पैसा दे रहे हैं, अब उसमें से TDS कट जाएगा तो हमारे हाथ में क्या आएगा? हम अपना ही पैसा TDS कट के मिलता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार इतना पैसा मिलने वाला था, इतना तो TDS कट गया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों इंट्रोड्यूस करी गई उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। तो जो पहला पर्पस था वो तो ये था टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। सर TDS से टैक्स की चोरी कैसे रुकती है? तो देखिए, सपोज मैं आपको कोई फीस पे कर रहा हूँ
कोई अमाउंट पे कर रहा हूँ, कोई सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, आपने 1 लाख रुपए ले लिया, ना आपने सरकार को बताया ना मैंने सरकार को बताया। अब 1 लाख रुपए पे आप टैक्स पे करोगे नहीं पे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने चुपचाप आपको पैसा दे दिया। अच्छा, सेकेंड सिनेरियो, अब मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया, उसमें से 10,000 रुपए टीडीएस काट लिया। और ये जो मैंने टीडीएस काटा, तो ये नहीं कि मैं अपनी जेब में रख लूँगा, ये टीडीएस मैं काट के कहाँ जमा करूँगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताऊँगा कि मैंने मिस्टर ए का 10,000 रुपए टीडीएस काट लिया है। सरकार पूछेगी क्यों काटा, तो मैं कहूँगा भाई मैंने उनको फीस दी है, सैलरी दिया है, कमीशन दिया है, कुछ भी दिया है, मैंने उनको कोई अमाउंट पे कर दिया है। तो ये जो मैंने उनको अमाउंट पे किया था उसमें से मैंने 10,000 रुपए टीडीएस काट के ये मैं जमा कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। तो अब गवर्नमेंट के पास एक तो 10,000 रुपए टीडीएस का पहुँच गया, दूसरा गवर्नमेंट को एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि मैंने आपको पैसा पे किया है। अब आप चाह के भी अपनी इनकम नहीं छुपा सकते। क्यों? क्योंकि सरकार को मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने आपको पैसा दिया है। और मैंने सरकार को कैसे बताया? आपका टीडीएस काट के। तो समझ में आ रहा है आपको मैकेनिज्म? अब यहां पर अगर मैं टीडीएस ना काटूं तो मैं फंसता हूं, तो आपको टैक्स पे करना है नहीं पे करना है उसकी वजह से मैं क्यों फंसूं? तो मैं तो भैया टीडीएस काटूंगा। तो ऐसे क्या हो गया, कहीं ना कहीं बहुत हद तक टैक्स की चोरी जो लोग कर लेते थे अब नहीं कर पाते हैं, पहला। दूसरा जो रीज़न है वो ये है अर्ली रिसीविंग ऑफ टैक्स। मैंने आज आपको पैसा पे किया और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर दिया, सरकार को पहले ही पैसा मिल गया, है ना। तो दूसरा फ़ायदा एक तो हो गया भैया टैक्स की चोरी रुक रही है, दूसरा टैक्स का पैसा भी गवर्नमेंट को पहले पहुंच रहा है, ठीक है। और आज के टाइम में अगर बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स से जितना भी रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को, उसका 34% टीडीएस के रूप में पहुंचता है आज के टाइम में। तो आप सोचिए टीडीएस जितनी भी इनकम हो रही है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से जितनी रेवेन्यू होती है साल भर में उसका 34% टीडीएस के रूप में मिलता है सरकार को। समझ रहे हैं? तो टीडीएस आने से कितना बेनिफिट है सरकार को। एक तो टैक्स की चोरी रुक रही है, टैक्स का पैसा पहुंच रहा है, टैक्स का पैसा जल्दी पहुंच रहा है तो गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सकती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये है इस वजहों से टीडीएस को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा सर, हमें जैसे मैंने आपको पैसा पे किया था और आपका टीडीएस काट लिया तो भाई आपका तो नुकसान हो गया। आपको कहाँ 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था, आपको मिल रहा है सिर्फ 90,000, 10,000 का तो नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपका टीडीएस कटेगा तो वो टीडीएस एज अ क्रेडिट आपके पैन कार्ड पे शो करेगा। तो टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट्स शैल बी अवेलेबल एज ए क्रेडिट इन द हैंड ऑफ पेई या रिसीवर। मैंने आपका टीडीएस काटा तो जो टीडीएस काटा है वो आपके पास क्रेडिट पड़ा रहेगा, वो पैसा आपका लैप्स नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका नुकसान हो गया, वो पैसा आपके क्रेडिट में, आपके पैन कार्ड में, आपके 26 में शो करता रहेगा। तो फिर सर ये जो क्रेडिट हमारे पास पड़ा रहेगा इसका यूज़ हम कैसे करेंगे? तो देखिए, फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपने साल भर में जितना भी कमाया है उसके ऊपर आपको देना पड़ता है इनकम टैक्स। तो आप अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है साल भर में आपने जितना भी पैसा कमाया है उसके ऊपर जितना भी टैक्स निकल के आता है उसको बोलते हैं फाइनल टैक्स लायबिलिटी। तो अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम है, जितना भी आपका टीडीएस कटा है, टीडीएस ज़्यादा कटा है और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, उस केस में जो बैलेंस होगा वो आपको रिफ़ंड हो जाता है, वो रिफ़ंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। लेकिन अगर फाइनल टैक्स लायबिलिटी जितना टीडीएस कटा है उससे ज़्यादा है तो फिर बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है?
टीडीएस आपका पहले कट चुका है, साल ख़त्म हुआ, आपने अपने पूरे साल की जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट करी। अगर वो टीडीएस से कम है तो बैलेंस आपको रिफ़ंड हो जाएगा, अगर वो टीडीएस से ज़्यादा है तो बैलेंस इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट चलता है टीडीएस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो जो डिडक्टर है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था, मैं आपको कोई पैसा पे कर रहा हूँ, कोई अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो मैं टीडीएस काटता हूँ, तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपका टीडीएस काट लिया और पैसा मेरी जेब में चला गया, मैं आराम से उसको खर्च कर रहा हूँ, नहीं। तो जो डिडक्टर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि वो एक महीने में जितना भी टीडीएस काटता है वो उसको डिपॉजिट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पर। हर मंथ जितना भी टीडीएस काटा है वो मंथली बेसिस पर डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद हर क्वार्टर में उसको टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है। तो टीडीएस का पेमेंट मंथली बेसिस पे और टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। और जो भी डिडक्टर टीडीएस काटता है तो टीडीएस का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो एक टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है जो उसको इशू करना पड़ता है उस पर्सन को जिसका टीडीएस काटा है। तो ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिडक्टर की। जितना टीडीएस काटा है वो डिपॉजिट करो, उसका रिटर्न फाइल करो और जिसका टीडीएस काटा है उसको एक सर्टिफिकेट इशू करो कि भैया मैंने आपका इतना इतना टीडीएस काटा है, चेक कर लो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्टर की। आगे चलते हैं। अब जो मंथली टीडीएस डिपॉजिट करना होता है उसकी ड्यू डेट सर क्या होती है? तो देखिए, जिस महीने में आपने टीडीएस काटा है आपको मंथली बेसिस पे टीडीएस को डिपॉजिट करना होता है और जो ड्यू डेट होती है वो होती है टीडीएस मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। जिस भी महीने की टीडीएस काटा है उसके अगले महीने की 7 तारीख यानी कि 7th डे तक आपको टीडीएस जमा करना है। फॉर एग्जांपल, जनवरी महीने का टीडीएस आपको 7 फरवरी तक डिपॉजिट करना है, फरवरी महीने का 7 मार्च, जुलाई का 7 अगस्त, अगस्त का 7 सितंबर, सितंबर का 7 अक्टूबर, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, पिछले महीने का टीडीएस डिपॉजिट करना है। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें एक चेंज होता है कि जो मार्च मंथ का जो टीडीएस होता है वो 7 अप्रैल तक नहीं जमा करना है, उसके लिए 1 महीने का टाइम होता है। तो सिर्फ मार्च मंथ का जो टीडीएस का डिपॉजिट है उसकी डेट होती है 30th अप्रैल, क्योंकि वो लास्ट मंथ होता है फाइनेंशियल ईयर का, तो थोड़ी सी उसमें ज़्यादा आपको मिल जाता है टाइम। तो मार्च महीने का जो टीडीएस होता है वो 30 अप्रैल तक डिपॉजिट कर सकते हैं। बाकी हर मंथ का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट। तो अभी तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। टीडीएस के जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं और जो बाकी रेट ऑफ टीडीएस है, आखिर वो कौन कौन से अमाउंट हैं, वो कौन कौन से पेमेंट हैं जिनके ऊपर टीडीएस काटा जाता है, टीडीएस अगर कोई ना डिडक्ट करे तो उसके ऊपर क्या पेनाल्टी आती है, कितने परसेंट से इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, और टीडीएस का रिटर्न कब कब फाइल किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका ये जो कोर्स है ये कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।